A very good morning, students, and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss about Ampere circuital law, and it is the lecture number 4 of moving charges and magnetism. ये लेक्चर नंबर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का. In previous 3 lectures, we have discussed about basic concept of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है. फिर हम लोगों ने पढ़ा बायो-सोवर्ट लॉ. बायो-सोवर्ट लॉ हम लोगों को बताता है किसी एलिमेंटल करंट के द्वारा किसी आर डिस्टेंस पे, किसी दूरी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो हम लोगों को सिखाया बायो-सोवर्ट लॉ ने. उसके बाद बायो-सोवर्ट लॉ के हेल्प से वी हैव कैलकुलेटेड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर. और फिनाइट के लिए और इनफाइनाइट दोनों के लिए बायो-सोवर्ट लॉ यूज करके हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया. आफ्टर दैट वी कैलकुलेटेड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर. जब हमारा करंट सर्कुलर वायर के अंदर में फ्लो कर रहा है तब वहां पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. फिर हम लोगों ने सीखा सेमी सर्कुलर के लिए कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. हम लोगों ने क्वाड्रेंट के लिए सीखा, हम लोगों ने आर्क के लिए सीखा. सारे केसों में हम लोगों ने पढ़ा सेंटर के लिए कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव कैलकुलेटेड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की सर्कुलर करंट कैरिंग के द्वारा, वायर के द्वारा. जब हम लोग एक्सिस पे निकालते हो, हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट की. ठीक है. इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू लर्न दिस टॉपिक्स, do one thing, go to YouTube channel, search बायो-सोवर्ट लॉ by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. या आप प्लेलिस्ट में जाइए एक्सपर्ट ब्रेन के, वहां पे सारे वीडियोस चैप्टर वाइज अपलोडेड हैं. ठीक है. 3 chapters of class 12th physics are already available upon this channel. Electric charges and fields, electrostatic potential and capacitance, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ चैप्टर इज गोइंग ऑन. चौथा चैप्टर हम लोगों का चल रहा है जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. क्लियर है. चलिए आज इस खूबसूरत सी शाम में हम लोग पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जो मैंने लिखा है यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ. पहली बात मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या. देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने हेल्प लिया था किसका, कूलॉम्स लॉ का, जो हमारा फॉर्मूला था E = kq/r². ठीक है. पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला था वो गॉस लॉ के कूलॉम्स लॉ के थ्रू आता था. बट जब हम लोगों को सर्किल मिला, स्फीयर मिला, सिलेंडर मिला, तो वैसे फिगर के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया था हम लोगों के सिलेबस में, दैट वाज गॉस लॉ. ठीक है. इन द सेम वे हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिक करंट के लिए, छोटे एलिमेंटल पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला है वो बायो-सोवर्ट लॉ ने दिया था, बायो-सोवर्ट लॉ ने. बट जब हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, फिगर आ जाए, तो वैसे फिगर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. आप इस तरीके से अपने दिमाग में इस बात को रख सकते हैं. जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ था, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ. क्लियर है. सबसे पहले टॉपिक क्लियर होना जरूरी है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इसका क्या यूज है. ठीक है. अब देखो कि एम्पियर इलेक्ट्रिक सर्किटल लॉ है क्या. देखो, इट इज एन अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक ये अल्टरनेट मेथड है. ठीक है. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होती है वो स्ट्रेट वायर में हो या किसी दूसरे इसमें क्या नाम है, सिलेंडर में हो, सॉलिड हो, होलो हो, सारे केसों में हम लोग इस्तेमाल करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ. आप अपनी नोटबुक इस बात को लिखिए. इट इज एन alternate method to find magnetic field. B मतलब मैग्नेटिक फील्ड.
जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है, इट इज एन अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जो हमारा बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड हमारा था वो था बायोट सोवर्ट लॉ। क्लियर है? जो हमारा बेसिक मेथड था मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का वो है बायो सोवर्ट लॉ, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इट इज एन अल्टरनेट मेथड, कह सकते हैं आप कि ये किसी भी फिगर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे होगा। सपोज हम लोगों के पास में दो वायर है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होगा एम्पियर सर्किटल लॉ का वो एक ही करंट होगा, एक ही वायर के अंदर में करंट फ्लो करेगा। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दो वायर ले रहा हूं। एक वायर जो हमारा है, देखिए ये जो वायर है इसको मैं बोला I1, क्रॉस का मतलब है करंट कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। करंट कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अब ये डॉट है, इसका मतलब ये है कि करंट कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो मैंने लिख दिया इसको I2। ठीक है, अब जो करंट I1 है और करंट I2 है, उसकी वजह से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी एक पॉइंट पे। सपोज ये पॉइंट हमारा P है, इस पॉइंट पे हम लोगों को I1 और I2 करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसे कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला रूल क्या है, पहला स्टेप क्या कहता है, बोलता क्या है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट पे क्या करो आप, लूप बना लो। उस पॉइंट को कट करते हुए एक लूप बना लो। कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे निकालनी है, इसको कट करते हुए एक लूप बना लो। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट को कट करते हुए एक लूप बना लो। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? अब देखो कि जो करंट हमारा है I1 और I2, दो करंट में से किसी एक करंट का डायरेक्शन खुद से डिसाइड कर लो। इफ यू हैव टू करंट, दो करंट है, दो करंट में से किसी एक का डायरेक्शन खुद से सपोज कर लो, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। मैंने सपोज कर लिया क्लॉकवाइज, किसी एक का सपोज कर लिया मैंने क्लॉकवाइज, तो दूसरे वाले का क्या होगा, ऑपोजिट होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब एक बात ध्यान रखो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमारा जो डीएल पार्ट होता है, एलिमेंटल पार्ट होता है, डीएल का डायरेक्शन जो होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है। सपोज मेरे को यहाँ पे डीएल पार्ट लेना है, तो डीएल पार्ट का डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर हमको यहाँ पे डीएल पार्ट देखना है तो उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा। कहीं पे भी इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। I mean to say that if you have to calculate magnetic field via using ampere circuital law, then first of all make a loop that should be at a particular point। हम लोग एक लूप बनाओ जो जिस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है उस पॉइंट को वो कट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोगों को अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है। क्या है राइट हैंड? अब देखो ये हमारा क्या फ्लो कर रहा है, ये हमारा फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या है, बाहर डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखो जिधर करंट फ्लो करता है उधर थंब को रखो, जिधर करंट फ्लो करता है वो थंब रखो। तो करंट फ्लो कहां कर रहा है, अंदर की तरफ कर रहा है, इसको हमने सपोज किया है। तो देखो अब देखो ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन थंब का डायरेक्शन किसका है, करंट डायरेक्शन है, और ये कर्व फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात लिख लो, जो हमारा I1 है इसको मैंने सपोज कर लिया पॉजिटिव, जिसका डायरेक्शन आप खुद से दे रहे हो उसकी वैल्यू आप पॉजिटिव सपोज कर लो, और दूसरे वाले का अपने आप निगेटिव हो जाएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसको पॉजिटिव मानोगे किसको निगेटिव मानोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मैंने बता दिया डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर आई का डायरेक्शन होगा, जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर आई का डायरेक्शन होगा। देखो जैसे हमारा ये हमारी आ रही है, ये क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड, और थंब कहां जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, अंदर की तरफ आई पॉजिटिव, बाहर की तरफ आई निगेटिव। ठीक है, अब देखो ये हमारा हुआ एम्पियर सर्किटल लॉ, ये लगाने का नियम है। अब जो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारा है वो ये है, इंटीग्रल बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई इनसाइड। ये हमारा फार्मूला है एम्पियर सर्किटल लॉ का। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और डीएल भी क्या है, एक वेक्टर के फॉर्म में यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा फार्मूला है।
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आपको याद हो कि जब हम लोग गॉस लॉ निकालते थे, व्हेन वी वर यूजिंग गॉस लॉ फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम लोग गॉस लॉ इस्तेमाल करते थे, गॉस लॉ में ये आता था, देखो अगर आपको याद हो रिवीजन हो जाएगा, बी डॉट डी ए क्या आता था, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मेरे कहने का मतलब क्या है कि गॉस लॉ के अंदर में जो इंटीग्रेशन होता था वो सरफेस का होता था। गॉस लॉ के अंदर में जो इंटीग्रेशन होता था वो सरफेस का होता था। बट इन एम्पियर सर्किटल लॉ वी डू द इंटीग्रेशन ऑफ लाइन, हम लोग इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। इसका होगा इंटीग्रल, देखो छोड़ ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, जैसे एक हमारे पास वायर है उसको आप कर्व कर दो, तो जो सर्कमफ्रेंस है, जो एक लेंथ है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाइज ही हमारा इंटीग्रेशन होता है। बट गॉस लॉ में हमारा पूरा सरफेस का होता था। कुछ बात क्लियर हो रही है? साथ साथ देख लो एम्पियर वाले को और गॉस लॉ को। गॉस लॉ में डीए आता है, इसमें डीएल आता है, इसमें एरिया की बात होती है, इसमें लाइन इंटीग्रल की बात होती है। कहने का मतलब ये है कि वी यूज लाइन इंटीग्रल। हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें? लाइन इंटीग्रल यूज करते हैं, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड का मतलब क्या है, इस लूप के अंदर में टोटल करंट कितना है, इस लूप के अंदर में टोटल करंट कितना है। आई होप आप लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये मालूम हो गया जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे पॉइंट चार्ज वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला हमारा होता था। क्या होता था हमारा फॉर्मूला बताओ? सिंपल केस हम लोग यूज करते थे E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जब पूरी बॉडी के लिए यूज करते थे तो हम लोग यूज करते थे गॉस लॉ। उसी तरीके से एलिमेंटल करंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला हुआ है बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, और जब इसी को और बड़े फिगर में अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला ये होता है। अरे एक बात याद रखना, कंफ्यूज मत करना, आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में जो ज्यादातर करंट होगा वो एक ही होगा, I1 एक ही करंट होगा। मैं 2 करंट ले लिया इसलिए कि कहीं अगर जेईई एडवांस के अंदर में आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया तब आपको कंफ्यूजन ना हो। किसी एक को खुद से सपोज का डायरेक्शन खुद से सपोज कर लेना, ठीक है, उसके बाद किसी एक करंट को देखना, जो इनवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, आउटवर्ड होगा नेगेटिव होगा। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। क्लियर है? अब देखो कि इसका इस्तेमाल कहां होता है, तो हम कह सकते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो अप्लाई हर जगह पे हो सकता है, बट नॉट यूजफुल। हर जगह यूजफुल नहीं होता है। जहां पे हम लोगों के लिए ये इजी होता है, इजीली हम लोगों को आंसर दे देता है, वहीं पे इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से गॉस लॉ में मैंने पढ़ा था कि जो गॉस लॉ है दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर बट नॉट यूजफुल। बात को समझिएगा, ये क्या है, एप्लीकेबल हर जगह पे है बट यूजफुल हर जगह पे नहीं है। तो देखो कहां कहां ये दिस लॉ इज यूजफुल, किस किस जगह पर लॉ यूजफुल है। और इसके अंदर में हमारे 12th क्लास फिजिक्स के अंदर में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करने के लिए हमारे क्या क्या कंडीशन है, तो मैं लिख रहा हूं दिस लॉ इज यूजफुल किस किस केस में है। पहला केस ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू लेंथ, टेंजेंशियल टू लेंथ। पहला केस क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो टेंजेंशियल टू लेंथ होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए एंड कांस्टेंट होना चाहिए। समझ आगे बात नहीं आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू लेंथ, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट। ऐसा जब केस होगा तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। अगर टेंजेंशियल होगा लेंथ के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, बी डी एल कॉस थीटा। तो जब हमारा टेंजेंशियल होगा लेंथ के अराउंड हमारा एंगल बनेगा 0। कॉस 0 कितना होता है हमारा, बोलिए कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। अब देखो यहां से वैल्यू हमारा जाएगी बी डी एल। अब क्या बोला, नॉन जीरो होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, बी बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ डीएल का। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे डीएल, डीएल क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा b इंटू 2 पाई r, जो रेडियस होगी इसकी।
ठीक है, या फिर मैं चाहूं तो शॉर्ट में ऐसे लिख दूं डीएल, डीएल क्या होगा हमारा एल, बी एल के बराबर हो जाएगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, बी इंटू एल। पहला हमारा कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड शुड बी या इज टेंजेंशियल टू लेंथ, नन जीरो होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। और पॉइंट नंबर 2 मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 1 था पहला कंडीशन। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए दैट शुड बी नॉर्मल टू लेंथ, बी शुड बी नॉर्मल टू लेंथ, चाहे ये कंडीशन होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है नॉर्मल टू द लेंथ है, नॉर्मल टू द लेंथ का मतलब क्या है कि एंगल कितना बना 90 डिग्री बनेगा। देखो यहां मैं लिख रहा हूं बी डीएल, जब ये डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा बी डीएल, सॉरी बी डीएल कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो बी डीएल कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0 होती है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, कांस्टेंट होना चाहिए, ये कंडीशन हो, नहीं तो ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगा तभी हमारा एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई होगा, ये कंडीशन होगा तभी अप्लाई होगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही है। और तीसरा पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3 पॉइंट मैं बोल रहा हूं, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इफ बी इज वैनिसेस, अगर बी गायब हो जाता है, बी है रहे ही नहीं, इफ बी वैनिसेस, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड वैनिश कर जाता है, वैनिश का मतलब क्या हो कि वहां पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो कितनी हो 0 हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है टेंजेंशियल टू लेंथ होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एंगल बनेगा 0 बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी नॉर्मल टू लेंथ, लेंथ के नॉर्मल होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। थर्ड, इफ बी वेनिसेस। इन 3 पॉइंट के अलावा आप ये बात याद रखिएगा, दिस लॉ इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री ऑर्डर। अगर जितना ज्यादा सिमेट्री होगी ये आसानी से एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन में फॉर्मेट करके लिखोगे इस पॉइंट 3 पॉइंट लिखने से पहले कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इन 3 के अलावा और भी यूज हो सकते हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट क्या है, इन 3 पॉइंट के अंदर में हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ होगा वो यूजफुल होगा। यूजफुल मतलब वो हम लोगों को आंसर जल्दी दे देगा। एप्लीकेबल तो हर जगह पे है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में लिख दिया अलग बात है, बट आप जब जेईई मेंस के लिए कोई सी भी बुक पढ़ोगे आप देखोगे क्या कि इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह पर एप्लीकेबल है, बट नॉट यूजफुल। यूजफुल होने के लिए ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, कर लिया। अब देखो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट के लिए पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए पढ़ा, फॉर स्ट्रेट वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। एक तो हम लोगों ने बायो-सॉवर्ट लॉ के हेल्प से हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, लेकिन यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सीबीएसई में लिख कर आता है कि डिराइव द इक्वेशन वाया यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, जब बोल देगा कि एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके आप डिराइव करो, तब हम लोगों को उसी वे में डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, देख लो, आप इसको नोट डाउन करो। देखो अब ऐसा केस देते हैं हम लोगों को, बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आता है, डिराइव करने के लिए पहले भी आ चुका है ये बोर्ड में। क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का केस में बायो-सॉवर्ट लॉ लगा के। जब हम लोगों ने बायो-सॉवर्ट लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी तो हमारी वैल्यू आई थी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इनटू 2i अपॉन r। ये आया था बायो-सॉवर्ट लॉ इस्तेमाल करके। बट जब बोर्ड में ये बोल देगा कि यू हैव टू कैलकुलेट वाया यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, तब आपको एम्पियर सर्किट लॉ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का मैंने एक वायर ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर ले लिया। अब हम लोगों को बोला है इस पॉइंट पे, कोई पॉइंट मान लेते हैं इसकी दूरी पे, कोई पॉइंट P हमारा है, कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वायर यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ का पहला काम क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए क्लोज लूप। आप क्लोज लूप बनाओ
और वो लूप जो बनना चाहिए जिस पॉइंट पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है उसको कट करते हुए, जैसे इस पॉइंट पर निकालना है तो इसको कट करते हुए एक लूप बनाना, बन गया लूप। जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे कट करते हुए एक सर्किल बना दो, एक लूप बना दो, बना दिया। अब देखो अगर मैं ये 2D फिगर है ना, 3D फिगर है, मैं ड्रा कर रहा हूं 2D में, अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूं, आप इसको फील कीजिएगा, समझिएगा, टॉप व्यू से देखो। टॉप व्यू का मतलब क्या, देखो जैसे ये करंट ऊपर आ रहा है, करंट ऊपर आ रहा है, ये हमारी बन गई क्या, सर्किल बन गई, तो हमको कैसा दिखेगा ये टॉप व्यू से, टॉप व्यू से ये कैसा दिखेगा हम लोगों को देखो कैसे दिखेगा, हम लोगों को ये दिखेगा, जैसे ये करंट ऊपर आ रहा है, मैं ऊपर से देख रहा हूं तो करंट कैसा लगेगा, ये लगेगा क्या करंट ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो इसको मैं दिखा रहा हूं यहां पर डॉट से, डॉट का मतलब क्या है, करंट कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। हमको टॉप व्यू से लगेगा करंट कहां आ रहा है, हमारी तरफ ऊपर आ रहा है। अब देखो पी पॉइंट कहां पे है, पी यहां पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब एक बात ध्यान रखो, जब लूप के अंदर एक ही करंट हो तब आप डायरेक्शन कंसीडर ना करो। When there is only one current in the loop, then don't consider the direction of current. जब लूप के अंदर में एक ही करंट हो तो आप उसका डायरेक्शन कंसीडर ना करो। क्लियर है? अब देखो ये कहां आ रहा है, ये करंट कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। अब देखो जब करंट बाहर आ रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट आता है उस डायरेक्शन में थंब को शो करते हैं, थंब शो कर दिया। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, जिधर कर्ल फिंगर होगी। देखो यहां पर देखो कहां होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होगी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में होगी, बी। दिख रहा है? अब देखो अगर मैं यहां पे लूं ये डीएल लेंथ, यहां पे लूं तो यहां पे देखो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड देखो, फिर लगाओ, करंट बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी यहां होगी, ये डीएल पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगी। ठीक है? आप जिस तरीके से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, वी विल यूज द फार्मूला ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। यही तो होगा, यस और नो? अब देखो एंगल यहां पे कितना बनना दोनों के द्वारा, देखो डीएल भी इसी डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। डीएल और बी के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा बी डीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, डायरेक्ट आई क्योंकि आई इनसाइड में एक ही करंट है। अब देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, cos 0 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो यहां से b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डीएल, यहां बचेगा म्यू नॉट आई। ठीक है? अब देखो डीएल डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा, डीएल डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, एल होगा। एल का मतलब लेंथ, लेंथ किसकी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर। सपोज मैं कर ले रहा हूं इसका रेडियस स्मॉल आर, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला आ गया, किसको अप्लाई करके, सर्किटल लॉ का अप्लाई करके। अब देखो जब मैंने बायो सवर्ट लॉ से इसी चीज का हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। अब देखो ये 2 से 2 काट दोगे आप 2 टू द 4, तो इसका फार्मूला क्या आएगा, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यहां से फार्मूला ये आया। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोगों को बोल दे कि यू हैव टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हम लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके ही हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सिंपल है। फिर से मैं बोल रहा हूं, करंट फ्लो कर रहा है, जिस पॉइंट पर निकालने के लिए बोलता है उस पॉइंट को कट करते हुए एक लूप बना लो, फिर उसको टॉप व्यू मानते हुए अलग से ड्रा कर लो। अगर करंट एक ही है तो डायरेक्शन मानने की जरूरत नहीं है। अगर देखो ये सर्किल ऐसे है, करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर आने का मतलब क्या, हमको लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, देखो मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा दिया, करंट बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, जिस पॉइंट देखो, जिस पॉइंट पे निकालोगे, इस पॉइंट पे निकालोगे, इस पॉइंट पे नीचे होगी, यहां निकालोगे इस तरीके से होगी। फिर आप डायरेक्ट फार्मूला पुट अप करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी इजीली आ गई। ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, और ये डिराइव करने के लिए बोर्ड में आ चुका है। अब इसके बाद
एक हम लोग केस पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए वाया यूजिंग गॉस लॉ। हम लोगों ने पढ़ा था होलो सिलेंडर के लिए पढ़ा था, याद है। और फिर किसके लिए पढ़ा था, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए। मतलब एक में पढ़ा था जब चार्ज सरफेस पे हो, और एक में पढ़ा था जब चार्ज पूरे में हो। तो वही केस कर लेते हैं, एक उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, ताकि कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक, दो केस लेंगे, एक खुद से करेंगे, एक होमवर्क देंगे। ठीक है, एक कौन सा केस करेंगे, जिसके अंदर में होलो सिलेंडर हो, तब फाइंड आउट करेंगे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आप इसको नोट डाउन करो। सेकंड केस करते हैं सर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसको भी हम लोग को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। वो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे इनसाइड एंड आउटसाइड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस, और रेडियस दिया हुआ है होलो सिलेंडर का। ये इसका मतलब क्या है, ये होलो सिलेंडर है, इसका हम लोगों को रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, अगर ये दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दिखाई दे रहा तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस इनसाइड एंड आउटसाइड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस, और रेडियस का जो हम लोगों का वैल्यू दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है। अब देखो ये हमारा होलो सिलेंडर है, ठीक है, और ये कैसा लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। होलो सिलेंडर है और ये कैसा इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब इस सिलेंडर का हम लोगों को रेडियस दिया हुआ है आर। अगर होलो सिलेंडर भी आएगा तो इसी तरीके से करना, ये केस होलो ही सिलेंडर का है, होलो सिलेंडर ड्रा कर दिया। सबसे पहले ड्रा कर दिया रेडियस आर, कैपिटल आर मेरे क्वेश्चन में बोला है। अब मैंने बोला ये सेंटर है, सेंटर से एक बार निकालना मेरे को इनसाइड, एक बार निकालना आउटसाइड। इनसाइड मैंने बोला आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहां पे मेरे को निकालना मैग्नेटिक फील्ड। एक बार अंदर निकालना है, एक बार सेंटर से बाहर पॉइंट क्यू है, वहां पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे को निकालना है इनसाइड एट पॉइंट पी पे, इनसाइड निकालना है पॉइंट पी। इसका मतलब क्या है, जो होलो सिलेंडर का रेडियस है वो इस छोटे वाले रेडियस से बड़ा है। ठीक है, तो पहला काम क्या करो आप, इसका टॉप व्यू ड्रा कर लो। टॉप व्यू, टॉप व्यू का मतलब क्या है कि जब हम लोगों को ये सिलेंडर, दो सिलेंडर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, ये करंट ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा हम लोगों को, और ये सिलेंडर कैसा होगा, गोल होगा, होलो है पर कैसा है, ये ऊपर में क्या सर्किल के फॉर्म में होगा, तो हम लोगों को दिखाई देगा करंट कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। जब हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे तो हम लोगों को करंट दिखाता हुआ ऐसे दिखाई देगा, ये लगेगा हम लोगों को कि हर जगह मैं दिखा दे रहा हूं। ये ध्यान से समझना, हर पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं मैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो ये पॉइंट डॉट लगा दे रहे सब पे, डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या है, करंट बाहर आ रहा है। हम लोग जब देख रहे हैं तो करंट कहां आ रहा है, हम लोगों को ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है, ये बाहर है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, वायर है, जो ये वाला जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर है। सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल का पार्ट निकालोगे तो सर्कुलर ही तो होगा। अब देखो कि हम लोगों को सेंटर से आर डिस्टेंस एक पॉइंट पी है, वहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मैं पहले केस लिया हूं इसका इनसाइड का, तो मैंने बताया एम्पियर सर्किट लॉ बोलता है जिस पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट को कट करते हुए एक लूप बना दो। देखो लूप कुछ इस तरीके से बनेगा, यस और नो, पी पॉइंट को कट करते हुए एक लूप बन जाएगा, यहाँ पे पी पॉइंट करते हुए लूप बन जाएगा। तो ये जो लूप बना हमारा है, ये हमारा है एम्पियर्स लूप, ये वायर है और ये हमारा एम्पियर्स लूप है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ नहीं कहना, फॉर्मूला पुट अप कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो कि जो इस एम्पियर लूप के अंदर में, इस वायर के अंदर में कोई करंट ही नहीं है। जब ये होलो सिलेंडर है भैया, ये जब होलो सिलेंडर है, होलो, तो इसके अंदर में कोई करंट होगा नहीं ना, होगा करंट सिर्फ इस पे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनसाइड के इस वाले केस में कोई करंट ही नहीं है। जब इनसाइड मतलब आई इनसाइड जीरो है, आप ही बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी,
आई इनसाइड 0 है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी 0। आई इनसाइड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0। करंट सिर्फ इस पर फॉलो कर रहा है, यहां तो कोई करंट है ही है ना, इस पर कोई करंट ही नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि इनसाइड होलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। इनसाइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। यही केस हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होलो सिलेंडर के अंदर में 0 हुआ करती थी, याद अगर हो तो अब आपको। ठीक है, एक तो आपने केस दिया इनसाइड का। अब दूसरा लो आप आउटसाइड। आउटसाइड होलो सिलेंडर, आउटसाइड में कोई पॉइंट क्यू है और जो डिस्टेंस है आर वो ओरिजिनल रेडियस से बड़ा है। हम लोगों को आउटसाइड निकालना है इस पॉइंट क्यू पे, तो ये जो आर है ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर है। तो पहला काम क्या होगा, वही काम पहला कि जिस जगह पे हम लोगों का ये क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है इस पे, ये वायर ड्रा कर दो, वायर ड्रा कर दो जिसके ऊपर में करंट फ्लो कर रहा है, इस पर करंट फ्लो कर रहा है। यस और नो? ये वायर है जो हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब देखो ये हमारा होलो सिलेंडर है। अब इसके बाहर कोई पॉइंट क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी वहां पे हम लोग एम्पियर थ्रू ड्रा करेंगे। कहने का मतलब ये देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ इस जो ये वाला फिगर ड्रा किया हुआ है इसको यूज करते हुए एक हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। देखो ये कहां इसके बाहर है, क्यू कहां इसके बाहर है, तो जो हमारा एम्पियर्स लूप बनेगा इस बार वो बाहर बनेगा। एम्पियर्स लूप है ये, और ये हमारा वायर है। वायर देखो होलो सिलेंडर के बाहर ये पॉइंट है ना, तो हमारा एम्पियर्स लूप कहां बनेगा, बाहर में बनेगा। एम्पियर्स लूप कहां बनेगा भैया, बाहर में बनेगा। इनसाइड के लिए क्लियर हो गया, आउटसाइड के लिए क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, अब आपको सिंपली फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फार्मूला। अगर आपको ये चेक करना है इसमें डायरेक्शन किधर होगा, आप देख लो कि ये डॉट का मतलब होता है, मैं समझा दे रहा हूं बिल्कुल, ये डॉट है। डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा है, तो करंट बाहर आ रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट आ, करंट ऐसे आ रहा है उस डायरेक्शन में थंब करो। जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा है उस डायरेक्शन में थंब करो, और कल फिंगर बताएगी हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी। हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एम्पियर लूप में वो इस डायरेक्शन में होगी। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब को पुट अप कर दो, फिर कल फिंगर को घुमाओ। जिस डायरेक्शन में कल फिंगर घूमेगी उधर ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना आपको, ये पॉइंट क्यू कहां पे दिखा दो आप फिगर में, ये पॉइंट हमारा क्यू यहां पे। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या सेंटर से, इसका डिस्टेंस आर है। ठीक है, फिर से फॉर्मूला ये लगा दो, क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नोट आई इनसाइड। इस बार इनसाइड 0 नहीं है, एम्पियर लूप के अंदर में देखो यह करंट है, ये हमारा सिलेंडर है, इसके बाहर मैंने पॉइंट दिखा था मेरे को, इसके अंदर ये है कि नहीं है। इस बार करंट हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है, देखो फिगर में दिख रहा है। अब यहाँ पे एक अजम्पशन है, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेईई मेंस नीट एडवांस में भी हम लोगों को कभी कभी अजम्पशन फॉलो करवाता है। यहाँ पर हमसे ये लेते हैं, अजम्पशन क्या है, एज्यूम है हम लोगों का, लेट एज्यूम कि जो बी है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, टेंजेंशियल है। ये हमारा अजम्पशन है, क्लियर है? ये अजम्पशन हमारा है कि बी हमारा कैसा है, टेंजेंशियल है। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करो, फॉर्मूला पुट करो, क्या हो जाएगा ये, बी डीएल। टेंजेंशियल होने का मतलब डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा 0 बनेगा। बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नोट आई इनसाइड। ठीक है, आई इनसाइड इक्वल करंट तो एक ही है, करंट तो एक ही है ना, तो मैं लिख दिया आई। अब देखो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, बी कांस्टेंट है, बी बाहर ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। अब डीएल का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, एल आएगा। कितना आएगा, एल। और एल क्या हमारा सर्कमफ्रेंस है, तो ध्यान रखना जब डीएल का इंटीग्रेशन करोगे एल आएगा, तो सर्कमफ्रेंस में फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो जो आर रखोगे, रेडियस रखोगे, वो एम्पियर लूप पर रखना। एम्पियर लूप का रेडियस कितना है, आर। ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये रेडियस हमारा किसका है, होलो सिलेंडर का है, और ये आर किसका है, एम्पियर लूप का है। तो यहां पे जो सर्कमफ्रेंस वैल्यू रखेंगे हम लोग, वो एम्पियर लूप वाला रेडियस रखेंगे, एम्पियर लूप वाला रेडियस रखेंगे। तो यहां से आप लोग अब निकालोगे, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये वैल्यू आ रही है।
ठीक है, आई अपॉन। अब देखो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होलो सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, आउटसाइड कितना होगा। अब देखो अगर हम लोग बहुत दूर से देखेंगे ना, होलो सिलेंडर से करंट जा रहा है, तो इट्स अज्यूम दैट द करंट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर। हम लोगों को ऐसा अज्यूम होगा कि करंट कहां से आ रहा है, सेंटर से आ रहा है। ये चीज वहां भी देखी थी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में भी, कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। इट्स assumed that the current is coming from the center, सेंटर से आ रहा है, बट सेंटर से करंट नहीं आ रहा, करंट यहां से जा रहा है। क्लियर है ये? आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ भी आता है एग्जाम में, ठीक है, ड्रा कर लिया। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, जो ग्राफ कैसे बनेगा, y एक्सिस पे आप दिखाओ मैग्नेटिक फील्ड को, यहां दिखाओ आप आर डिस्टेंस को। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले आप इमेजिनरी सिलेंडर बना दो। अब इसको इमेजिनरी सिलेंडर बना दो। अब देखो ये सिलेंडर की क्या है, रेडियस है, ये सिलेंडर की क्या हमारी रेडियस है, और अब देखो ये पार्ट किसका है, ये जो हमारा आर है वो लेस देन कैपिटल आर है, ये वाला जो पार्ट हमारा है वो इनसाइड का है, किसका है, इनसाइड, ये वाला केस है। ठीक है, और जो ये वाला केस है इसमें जो हमारा इसका होलो सिलेंडर कैपिटल आर है वो छोटा है, इसमें क्या है हमारा आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, वो वाला कंडीशन है। ये केस किसका है, आउटसाइड का है। अब आप साफ देखो इनसाइड के केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है, तो आप इसको डार्क कर दो, मैग्नेटिक फील्ड कर दो, डार्क कर दो, ये हमारी वैल्यू हो गई b = 0। इनसाइड का ग्राफ ये हो गया, इनसाइड के लिए ग्राफ क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे बड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे इंक्रीज की है। इसके बाद b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। क्लियर है? ये देख लो ग्राफ काफी इजी है। ये हमारा ग्राफ किसका है, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, किसके लिए, होलो वाले के लिए। क्लियर है? ये इजी है। अब देखो आप, हम लोगों को एक केस और पढ़ना होता है कि मेरे को फाइंड करना था, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर विथ करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। मतलब कि जो हम लोग पढ़ते हैं इसका दूसरा केस, होलो सिलेंडर नहीं, सॉलिड वाला, इसमें ये पढ़ते हैं कि हमारा सिलेंडर है और जो हमारा करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह से करंट फ्लो कर रहा है। जैसे हमारा बंडल होता है ना वायर का, हर जगह से करंट फ्लो कर रहा है। उस केस में हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा एक इनसाइड और एक फाइंड आउट करना होगा आउटसाइड। कहने का मतलब क्या है कि आप उसको ट्राई कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को लिख लो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर विथ करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली across its क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, आउटसाइड भी निकालो और इनसाइड भी निकालो, एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर, रेडियस उसका कैपिटल आर है। तो जो हमने अभी केस किया, मैं बता दे रहा हूं, हिंट्स दे रहा हूं, आप खुद से कर लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर मेरे आप कमेंट बॉक्स में आपको बताइएगा, मैं दोबारा इसको एक वीडियो शूट कर लेंगे। हो गया, बोल रहा है कि जब सॉलिड रहेगा तो करंट हर जगह से फ्लो करेगा, सॉलिड में करंट हर जगह से फ्लो करेगा, यहां से यहां से यहां, हर जगह से करेगा। अब इसका रेडियस हमारा है कैपिटल आर, एक बार निकालना अंदर इनसाइड, एक बार निकालना बाहर, ये डिस्टेंस आर, ये भी आर, इसको मानना पॉइंट क्यू। एक बार निकालना आप इनसाइड, एक बार निकालना आउटसाइड। लेकिन जब आप प्योर वायर का निकालोगे तो पूरे जगह पे हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे जगह पे करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहने का मतलब ये है कि जब सॉलिड सिलेंडर होगा, बंडल ऑफ वायर जब होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आएगा। आप इसको करके देखिएगा। ठीक है, यहां मैं हिंट्स कर दे रहा हूं कि यहां पे जो फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। ठीक है, यहां पे म्यू इनसाइड में हम लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है करंट डेंसिटी, जो मैंने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर में। करंट डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू I अपॉन A।
ठीक है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, आप करंट की जगह पे इसको इस्तेमाल कीजिएगा, करंट डेंसिटी को। ठीक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि सॉलिड वाले के लिए जब हमारा करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या आ रहा है, आउटसाइड क्या आ रहा है। ये जस्ट रिवर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दोनों पे होलो भी करवाया था, सोल्ड भी करवाया था। आप खुद से करोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये अगर आपसे नहीं हो पाएगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताना, मैं तो हूं ही आपके लिए, आई विल डू। ओके, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने मजा आ रहा है, ठीक है, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं बहुत जल्द। ऑल द वेरी बेस्ट।